Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is खंडागिरी उदयगिरी केव्स। हम जानेंगे खंडागिरी उदयगिरी केव्स के बारे में। The Archaeological Survey of India has warned that Khandagiri and Udaygiri caves are eroding and the speed of deterioration has been rapid in the last 10 years. तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI, उन्होंने वार्न किया है कि जो खंडागिरी और उदयगिरी केव्स है ये इरोड कर रही है और जो स्पीड आपका डिटोरिएशन का वो काफी ज्यादा बढ़ गया है लास्ट 10 ईयर्स में। खंडागिरी उदयगिरी केव्स, इसके बारे में हम जानते हैं। उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स हैव क्रिएटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कलिंगा किंग खारवेल इन द 1st and 2nd century BC नियर मॉडर्न डे भुवनेश्वर। ये कब क्रिएट हुआ था और कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। उदयगिरी और खंडागिरी केव्स जो है आपका ये क्रिएट हुआ था जब शासनकाल था आपका कलिंग किंग खारवेल का, उस दौरान में 1st और 2nd century BC में, और आज का ये मॉडर्न डे भुवनेश्वर में है। Between the 7th and 12th century, Udaygiri, also known as माधवपुरा महाविहार, was a major Buddhist center. और 7th से 12th century के समय पे उदयगिरी, जिसको कि माधवपुर महाविहार के नाम से भी जाना जाता था, ये एक मेजर बुद्धिस्ट सेंटर भी था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Udaygiri has 18 caves, where Khandagiri has 15 caves. Each of these caves has various inscription, either in Brahmi script or Devanagari script. उदयगिरी जो है उसमें 18 केव्स है, जबकि खंडागिरी में 15 केव्स है, और हर एक जो केव्स है उसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, आइदर ब्रह्मी स्क्रिप्ट में या देवनागरी स्क्रिप्ट में। हाथी गुम्पा, आनंद गुम्पा, गणेश गुम्पा, जय विजय गुम्पा, मनकपुरी गुम्पा, बागा व्यागा, व्यागरा गुम्पा एंड सर्पा गुम्पा और ऑल फेमस केव। और जो कुछ फेमस केव्स है आपके, जैसे कि हाथी गुम्पा हो गया, आनंद गुम्पा, गणेश गुम्पा, जय विजय गुम्पा, मनाकपुरी गुम्पा, बागा व्यागा, व्यागरा गुम्पा, सर्प गुम्पा, ये सारे फेमस केव्स है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन। तो कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन के बारे में हम जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द कॉल बिफोर यू डिग टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सकेवेशन एजेंसी एंड द अंडरग्राउंड यूटिलिटी ओनर्स टू प्रिवेंट डैमेज टू यूटिलिटी ड्यू टू डिगिंग। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है कॉल बिफोर यू डिग ऐप को, ताकि ये फैसिलिटेट कर सके कोऑर्डिनेशन को एक्सकेवेशन एजेंसी और अंडरग्राउंड यूटिलिटी ओनर के बीच में, ताकि प्रिवेंट किया जा सके डैमेज को यूटिलिटी का डिगिंग के कारण। नीड फॉर दी ऐप, आवश्यकता क्यों पड़ी इस टाइप के ऐप की। An initiative of the Department of Telecommunication, Ministry of Communication, aims to prevent damage to underlying asset like optical fiber cable that occurs because of uncoordinated digging and excavation, leading to losses of about ₹3,000 crore every year. ये एक इनिशिएटिव है किसका, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का। इंपॉर्टेंट है किसका इनिशिएटिव है। इसका मकसद है प्रिवेंट करना डैमेज को अंडरलाइंग एसेट का, जैसे कि आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया, जो कि अनकोऑर्डिनेटेड डिगिंग या एक्सकेवेशन के कारण होता है, जिसके कारण प्रत्येक साल जो है अप्रोक्सीमेटली ₹3,000 करोड़ का लॉस होता है। It will save potential business loss and minimize discomfort to the citizen due to reduced disruption in essential services like road, telecom, water, gas and electricity. और ये सेव करेगा पोटेंशियल बिजनेस लॉस को, मिनिमाइज करेगा डिस्कम्फर्ट को सिटीजन के लिए, और साथ साथ कम करेगा डिसरप्शन को इसेंशियल सर्विस का, जैसे कि रोड, टेलीकॉम, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सबके डिसरप्शन को भी कम करेगा। हाउ डज दी ऐप वर्क, ये ऐप कैसे काम करेगा। तो ये जो आपका CBUD ऐप है ये कनेक्ट करेगा एक्सकेवेटर और एसेट ओनर को SMS और ईमेल नोटिफिकेशन के माध्यम से, और क्लिक टू कॉल रहेगा अवेलेबिलिटी, ताकि एक प्लान एक्सकेवेशन हो सके कंट्री पर, ये इंश्योर किया जा सके सेफ्टी को अंडरग्राउंड एसेट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीजी क्लेम। तो हम जानेंगे डीजी क्लेम के बारे में। PIB का न्यूज है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज लॉन्च द नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल डिजिटाइज क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल, नेमली डीजी क्लेम, अंडर द एम्बिट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल डिजिटाइज क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल को, जिसका नाम रखा गया है डीजी क्लेम। ये किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। डेवलप्ड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल एंड द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसको डेवलप किया गया है इंटीग्रेट करके नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को। क्या बेनिफिट है इसका। It will disperse claim electronically, thus easing the life of insured farmers and providing them with sustainable financial support. ये डिस्पर्स करेगा क्लेम को इलेक्ट्रॉनिकली, इससे आसान हो जाएगा जो लाइफ है इंश्योर फार्मर्स का, और ये प्रोवाइड करेगा उनको सस्टेनेबल फाइनेंशियल सपोर्ट को भी। इट इज पार्ट ऑफ इंडियाज गवर्नमेंट एफर्ट टू मेक फार्मर सेल्फ रिलायंट एंड स्ट्रांग। और ये पार्ट है आपके इंडिया के गवर्नमेंट का जो एफर्ट है कि फार्मर को सेल्फ रिलायंट और स्ट्रांग बनाया जाए, उसी का पार्ट है।
Digi Claim will reduce claim reversal and enable farmers to track their claim settlement process in real time through their mobile phone. और डिजी क्लेम जो है ये रिड्यूस करेगा क्लेम रिवर्सल को, इनेबल करेगा फार्मर को ट्रैक कर सकते हैं अपने क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को रियल टाइम में अपने मोबाइल फोन की मदद से. फार्मर्स क्लेम विल बी प्रोसेस डायरेक्टली टू देयर रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट इन ए ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनर. और जो फार्मर का क्लेम होगा इसको प्रोसेस किया जाएगा डायरेक्टली रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट में एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनर पे. अदर टेक्नोलॉजी बीइंग यूज इन पीएफएमएस, जो अदर टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग किया जाएगा पीएफएमएस में, वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटोग्राफ ऑफ क्रॉप एंड फार्मर ग्रीवेंस पोर्टल. तो जो और भी टेक्नोलॉजी जिसका उपयोग किया जाएगा प्रधानमंत्री जो आपका फसल मैनेजमेंट स्कीम इसके अंतर्गत, तो जैसे कि आपका वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम हो गया, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम जो कि बेस्ड होगा टेक्नोलॉजी के ऊपर, कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटोग्राफ ऑफ क्रॉप और फार्मर ग्रीवेंस पोर्टल. पीएफएमएस के बारे में हम जान लें. इट वाज लॉन्च इन 2016 एंड इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. तो कब लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है. पीएफएमएस को लॉन्च किया गया था 2016 में और इसको एडमिनिस्टर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा. क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप्स एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, पेस्ट एंड डिजीज. ये प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस कवरेज को और फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर को अगर कोई फेलियर होता है नोटिफाइड क्रॉप्स का नेचुरल कैलेमिटी, पेस्ट या डिजीज के कारण. तो टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर, ये मदद करता है स्टेबलाइज करने में इनकम को फार्मर का. टू इनकरेज फार्मर टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये इनकरेज करता है फार्मर को कि वो अडॉप्ट करे इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को. टू इंश्योर इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये इंश्योर करता है कि इन्वेस्टमेंट हो एग्रीकल्चर सेक्टर पे. प्रीमियम की अगर हम बात करें, खरीफ क्रॉप 2%, 1.5% फॉर राबी क्रॉप एंड 5% फॉर कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप. खरीफ क्रॉप के लिए 2% का प्रीमियम है, 1.5% है राबी क्रॉप्स के लिए, 5% है कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए. प्रीमियम ओवर एंड अबव दिस लिमिट इज शेयर बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन ए 50-50 बेसिस. और जो प्रीमियम जो कि ओवर या अबव होगा इस लिमिट से उसको शेयर किया जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में 50-50 बेसिस में. दिस स्कीम इज नाउ ऑप्शनल फॉर लोनी फार्मर सिंस 2020. ये जो स्कीम है वो अब ऑप्शनल है लोनी फार्मर के लिए 2020 के बाद से. Since February 2020, the central government has limited its premium subsidy to 30% for unirrigated area and 25% for irrigated ones. Previously, no upper limit of subsidy. फरवरी 2020 से क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिमिट कर दिया इसके प्रीमियम सब्सिडी को 30% अनइरिगेटेड एरिया के लिए और 25% इरिगेटेड वन के लिए. पहले कोई भी अपर लिमिट नहीं था सब्सिडी पे. स्कोप की अगर हम बात करें इसकी, PMFBY is currently the largest crop insurance scheme in the world in terms of farmer enrollment. जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये करेंटली लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वर्ल्ड का अगर हम फार्मर इनरोलमेंट की बात करें तो. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैंडिडा ऑरिस. हम जानेंगे कैंडिडा ऑरिस के बारे में. एन emerging fungus called Candida auris is spreading rapidly and geographically according to warning from the US Center for Disease Control and Prevention. तो जो वार्निंग इश्यू किया गया है US Center for Disease Control and Prevention के द्वारा, उनके अनुसार जो एक emerging fungus है आपका कैंडिडा ऑरिस ये स्प्रेड कर रहा है रैपिडली और जोग्राफिकली भी. इनके बारे में हम जानते हैं कैंडिडा ऑरिस के बारे में. इस टाइप फंगस, ये आपका इस टाइप फंगस है. पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था 2009 में ईयर कैनाल में पेशेंट के टोक्यो हॉस्पिटल पे. और इस जो है ये आपका लैटिन टर्म है ईयर के लिए, इसी कारण इसको कैंडिडा ऑरिस कहा गया है. इट कैन काउज ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑर्गन इन्फेक्शन एंड स्किन इन्फेक्शन. और इसके कारण ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑर्गन इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन हो सकता है. मॉर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 30 to 53% ऑफ पेशेंट अफेक्टेड बाय एन इन्वेसिव इन्फेक्शन. और एस्टिमेट किया गया है कि 30 से 53% तक पेशेंट जो कि अफेक्ट होते हैं इन्वेसिव इन्फेक्शन से, ये इसका मॉर्टिलिटी रेट है यानी काफी ज्यादा है. रेजिस्टेंट टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स एंड सम स्ट्रेन्स आर रेजिस्टेंट टू ऑल मेडिसिन. और ये रेजिस्टेंस है ज्यादातर कॉमन टाइप ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स से और कुछ स्ट्रेन इसके ऐसे हैं जो कि रेजिस्टेंस है सारे मेडिसिन से. ट्रांसमिशन इज मेनली थ्रू कॉन्टेमिनेटेड सरफेस इन हॉस्पिटल एंड कैन इजिली स्प्रेड लीडिंग टू आउटब्रेक. और जो ट्रांसमिटेड है इसका मेनली वो कॉन्टेमिनेटेड सरफेस के कारण होता है हॉस्पिटल का, और ये आसानी से स्प्रेड कर सकता है, आउटब्रेक हो सकता है. बहुत ज्यादा रिस्क है हॉस्पिटल सेटिंग, नर्सिंग होम और पेशेंट जो इंटेंसिव केयर में उनके लिए, और साथ साथ जिनको एंटीबायोटिक लंबे समय से चल रहा है उन सब के लिए काफी ज्यादा हाई रिस्क पे है.
Identifying a C. auris infection is quite difficult and it can easily be mistaken for other fungi leading to the wrong treatment. और आइडेंटिफाई करना कैंडिड ऑरिस इन्फेक्शन को ये काफी ज्यादा कठिन है और इसको आसानी से मिस्टेक किया जा सकता है दूसरे फंगी के साथ, जिसके कारण रॉन्ग ट्रीटमेंट भी कई बार हो जाता है. Most of the time candida is live on our skin without causing problem, but they can cause infection if we are unwell on the get into the wrong place like blood stream or the lung. ज्यादातर समय पे जो कैंडिडा ईस्ट होते हैं वो रहते हैं हमारे स्किन में बिना कोई प्रॉब्लम के, लेकिन कई बार क्या होता है ये जो इन्फेक्शन है वो अनवेल हो जाता है, रॉन्ग प्लेस में अगर चल जाता है ब्लड स्ट्रीम और लंग्स में तो काफी ज्यादा हार्मफुल हो जाता है. राइजिंग टेम्परेचर लिंक टू क्लाइमेट चेंज में हैव प्लेड अ रोल इन द राइजिंग नंबर ऑफ इन्फेक्शन. और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, इस कारण जो है नंबर ऑफ इन्फेक्शन के जो केसेस है ये काफी ज्यादा बढ़ रहा है. Cryptococcus neoformans, it live in the environment, soil, decaying wood, aspergillus fumigatus, environmental mold, and Candida albicans, commonly found in human microbiota, mouth, throat, gut, vagina, and skin. और जो आपका Cryptococcus neoformans है, ये रहते हैं आपके environment में, soil या decaying wood पे. Aspergillus fumigatus, ये environmental mold है. Candida albicans, जो कि commonly पाए जाता है human microbiota पे, जैसे कि आपका mouth, throat, gut, vagina या skin हो गया. नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिसैलिनेशन, अ वायबल सॉल्यूशन टू वाटर स्कैर्सिटी. तो जो डिसैलिनेशन है ये एक वायबल सॉल्यूशन है वाटर स्कैर्सिटी के लिए. जानेंगे हम ऐसे क्यों कहा गया, फिर डिसैलिनेशन होता क्या है, सब कुछ समझेंगे डिटेल्स में. जो आपका अराउंड 70% अर्थ का सरफेस जो है वो कवर्ड है वाटर से, लेकिन लेस देन 1% ही वाटर ऐसा है जो कि ड्रिंकेबल है. डिसैलिनाइजेशन जो है हमारे ओशियन का ड्रिंकिंग वाटर पे ये इमर्ज किया एक अल्टीमेट मीन्स के तौर पे ड्रॉट प्रोन रीजन के लिए जो कि सफर कर रहा है वाटर पॉवर्टी से. Desalinization, the process of removing salt and other minerals from sea water or brackish water to make it potable for human consumption. Desalinization जो आपका ये एक प्रोसेस है जिसमें रिमूव किया जाता है सॉल्ट या अदर मिनरल्स को सी वाटर या ब्रैकिश वाटर से, ताकि इसको पोर्टेबल बनाया जा सके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए. टेक्निक की अगर हम बात करें, thermal distillation or reverse osmosis membrane use the principle of osmosis to remove salt and other impurities by transferring water through a series of semi-permeable membrane. जो आपका थर्मल डिस्टिलेशन या रिवर ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन है, इसमें उपयोग किया जाता है ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल का, ताकि रिमूव किया जा सके सॉल्ट और अदर इम्प्योरिटीज को ट्रांसफर करके वाटर को सीरीज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में. ग्लोबल यूजेस की अगर हम बात करें तो ओवर 20,000 डिसैलिनेशन प्लांट जो है ऑपरेट कर रहा है 170 कंट्रीज में, जिसमें सबसे ज्यादा आपका सऊदी अरेबिया, यूएई और इजराइल पे ऑपरेट कर रहा है. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मिंजूर डिसैलिनेशन प्लांट इन चेन्नई यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस, लार्जेस्ट वाटर डिसैलिनेशन प्लांट इन इंडिया. Also, the Chennai-based National Institute of Ocean Technology will set up desalination plant in Lakshadweep. जो आपका मिंजूर डिसैलिनाइजेशन प्लांट है कहाँ का, चेन्नई का. ये उपयोग करता है रिवर्स ऑस्मोसिस का, जो कि लार्जेस्ट वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है भारत का. और चेन्नई बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जो है ये इसको सेटअप करने में मदद कर रहा है डिसैलिनेशन प्लांट को लक्षद्वीप पे. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो डिसैलिनेशन इज हाईली एनर्जी इंटेंसिव एंड कैन हैव सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड जनरेट टॉक्सिक ब्राइन इफ्लुएंट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट वाटर दैट इम्पैक्ट मराइन इकोसिस्टम. तो जो डिसैलिनाइजेशन है ये काफी ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव है और इसका सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी होता है. ये जनरेट करता है टॉक्सिक ब्राइन इफ्लुएंस को भी, जैसे कि आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट वाटर हो गया, जो कि इम्पैक्ट करता है मैराइन इकोसिस्टम को. सस्टेनेबल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू पावर डिसैलिनेशन प्लांट फॉर ए मोर सस्टेनेबल सॉल्यूशन. तो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसका उपयोग किया जा सकता है पावर करने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट को एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन के तौर पे. अल्टरनेटिव टू आरओ डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी, क्या अल्टरनेटिव हो सकता है आरओ डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी का? तो लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन जो है ये काम करता है प्रिंसिपल पे, जिसमें जो वाटर होता है ओशियन का 1000 से 2000 फीट बिलो का अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस कोल्डर होता है सरफेस वाटर के कंपैरिजन पे. जैसे कि आपका 1 लाख लीटर है डे प्लांट जो है आपका कवरती लक्षद्वीप आइलैंड पे, जो कि आपका बेस्ड है एलटीटीडी का, ये ऑपरेशनल है. कॉस्ट की अगर हम बात करें, जो कॉस्ट है आपका डिसैलिनेशन का वो कम हुआ है, $5 पर क्यूबिक मीटर था 2000 में, ये गिर के आपका 50 सेंट हो गया, यानी अच्छा खासा कॉस्ट कम हुआ है. फ्यूचर आउटलुक की अगर हम बात करें तो डिसैलिनेशन जो है ये एक मोर इंपॉर्टेंट मीन्स है इंश्योर करने के लिए वाटर सिक्योरिटी को रीजन पे जो सफर कर रहे हैं वाटर स्कैर्सिटी या क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट के कारण. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.